राजपाल यादव नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, हंसी। हाँ, वो चेहरा जो हमेशा हंसाता है। छोटे छोटे शहरों से निकले वो एक्टर जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन जब इसी नाम के साथ जेल, 5 करोड़ का कर्ज, कोर्ट केस, ये सब जुड़ता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है और हंसी कहीं खो जाती है। और ये सिर्फ एक एक्टर के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये इस बात का सबूत है कि पैसे की समझ ना होना आपको कहीं का नहीं छोड़ता, चाहे आप कितने भी मशहूर क्यों ना हो। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और एनालिसिस हैं, उनके जरिए हम इसी केस को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि कर्ज का जाल असल में दिखता कैसा है, एक छोटा सा चेक बाउंस कितना बड़ा कानूनी तूफान खड़ा कर सकता है, और सबसे जरूरी वो कौन से सबक हैं जो हमें सीखने ही होंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। असल में हुआ क्या था? देखिए, बात कई साल पुरानी है। राजपाल यादव ने एक्टिंग से एक कदम आगे बढ़ाया फिल्म प्रोडक्शन में। जी, फिल्म प्रोडक्शन में। फिल्म का नाम था अता पता लापता। एक क्रिएटिव इंसान का अगला कदम होता ही है ये। बिल्कुल। वो सिर्फ एक्टर नहीं रहना चाहते थे, अपनी कहानी कहना चाहते थे, और इसके लिए जाहिर है पैसा चाहिए था। उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। सपना बड़ा था तो रिस्क भी बड़ा था। और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि यहाँ कुछ भी तय नहीं होता, गारंटी किसी चीज की नहीं है। फिल्म नहीं चली। जो उम्मीद थी कि बॉक्स ऑफिस से पैसा आएगा, कर्ज चुक जाएगा, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। और यहीं से मुश्किलों का मीटर चालू हो गया। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। जब पैसा नहीं आया तो कर्ज चुकाने के लिए चेक जारी किए गए, और वो चेक बाउंस हो गए। अब देखिए, आम आदमी के लिए चेक बाउंस का मतलब है अकाउंट में पैसे नहीं है। हाँ, बस इतनी सी बात। लेकिन कानून की नजर में इसका मतलब कुछ और ही है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। उन्हें लगता है ठीक है, आज नहीं है कल दे दूंगा। पर ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 है। उसके मुताबिक चेक बाउंस होना कोई सिविल मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला है। बिल्कुल, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आपका साइन किया हुआ चेक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, वो एक कानूनी वादा है। और जब वो वादा टूटता है तो कानून उसे धोखा देने जैसा मानता है। इसमें जुर्माना भी है और जेल भी। तो उस एक बाउंस हुए चेक ने मामले को एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट से एक क्रिमिनल केस में बदल दिया। हाँ, और इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और यहीं पर वो कर्ज का जाल बुनना शुरू होता है, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो कर्ज का जाल है, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब कोई सफल इंसान जो अच्छा कमा रहा है, वो इसमें फंस कैसे जाता है? देखिए, इसके कुछ क्लासिक पैटर्न में जो हर बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अनियमित इनकम, इरेगुलर इनकम। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई छोटा बिजनेस, यहाँ पैसा एक जैसा नहीं आता। एक महीने लाखों आ सकते हैं और हो सकता है अगले 6 महीने कुछ भी ना आए। बिल्कुल, लेकिन खर्चे तो हर महीने के हैं। घर का किराया, गाड़ी की ईएमआई, स्टाफ की सैलरी, वो तो नहीं रुकते। तो इस गैप को भरने के लिए लोग अक्सर कर्ज का सहारा लेते हैं। सही। दूसरा कारण है रिस्क का सही अंदाजा न लगा पाना। फिल्म बनाना एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है, और लोग अक्सर सिर्फ हाई रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं और हाई रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये सोचकर प्लान बनाते हैं कि सब अच्छा होगा, जिसे ऑप्टिमिज्म बायस भी कहते हैं। मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, मेरा प्रोजेक्ट तो हिट होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, चुकाने का कोई ठोस प्लान न होना। मतलब ये प्लान नहीं होता कि फिल्म चलेगी तो पैसा आ जाएगा। नहीं, वो तो एक उम्मीद है, प्लान नहीं। प्लान होता है गणित। अगर फिल्म नहीं चली तो पैसा कहाँ से आएगा? प्लान बी क्या है? प्लान सी क्या है? ज्यादातर लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। और इसमें एक चौथा एंगल भी है, ईगो और सोशल प्रेशर। अच्छा। जब आप एक खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो एक इमेज बन जाती है। उस इमेज को बनाए रखने का दबाव होता है। आप छोटा काम नहीं कर सकते, आप किसी को ना नहीं बोल सकते, आप ये नहीं दिखा सकते कि आपको पैसों की जरूरत है। और ये ईगो आपको मदद मांगने से भी रोकता है। आपको लगता है आप सब संभाल लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कर्ज का ब्याज तो बढ़ता ही जाता है, वो भी कंपाउंडिंग की वजह से, इतनी तेजी से कि वो आपकी कमाने की क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाता है, और फिर आप जाल में फंस जाते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया पर वापस आते हैं। अगर किसी का चेक बाउंस हो जाए तो असल में होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप? देखिए, कानून फिर भी एक मौका देता है। जैसे ही बैंक से चेक वापस आता है, बिना पेमेंट के, हाँ, तो जिस व्यक्ति को पैसा लेना है, यानी लेनदार, वो 30 दिनों के अंदर एक लीगल नोटिस भेजता है। एक आधिकारिक चेतावनी। बिल्कुल, कि भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है,
15 दिन के अंदर मेरे पैसे चुका दो। अच्छा, तो मामला सीधे कोर्ट नहीं पहुंचता, एक मोहलत दी जाती है। जी हाँ, 15 दिन की मोहलत। अगर उस 15 दिन में भी पैसे नहीं चुकाए जाते, तब लेनदार के पास अधिकार आता है कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज करे। और एक बार शिकायत दर्ज हो गई, फिर ये एक पूरा कानूनी केस बन जाता है। समन जारी होते हैं, तारीखें पड़ती हैं, सुनवाई होती है, एक लंबी प्रक्रिया। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बताइए। एक छोटा दुकानदार है जो किसी होलसेलर से माल उठाता है। उसने 50,000 रुपए का पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। किसी वजह से उसका बिजनेस उस महीने ठीक नहीं चला और अकाउंट में पैसे नहीं थे। चेक बाउंस हो गया। अब उस होलसेलर ने केस कर दिया। वो छोटा दुकानदार, जो शायद कानून के बारे में कुछ जानता भी नहीं, अब एक क्रिमिनल केस का सामना कर रहा है। बिल्कुल। उसके लिए जेल जाने का खतरा उतना ही असली है जितना किसी सेलिब्रिटी के लिए। ये सुनकर तो डर लगता है, क्योंकि चेक का इस्तेमाल तो बहुत आम है और लोग इसे बहुत कैजुअली लेते हैं, और यही लापरवाही भारी पड़ती है। आपका असाइन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी नहीं। एक आम धारणा होती है, अरे वो तो फेमस है, उसके पास तो बहुत पैसा होगा, ये 5-10 करोड़ उसके लिए क्या है। लेकिन ये केस दिखाता है कि शोहरत आपको नहीं बचाती, बल्कि चीजों को और मुश्किल बना देती है। हाँ, यहाँ दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, लाइफस्टाइल और लिक्विडिटी। लाइफस्टाइल और लिक्विडिटी। लाइफस्टाइल वो है जो दिखता है, महंगी कारें, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े। लिक्विडिटी वो है जो असल में आपके पास है, हाथ में कैश या बैंक में पैसा, जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकें। मतलब ये हो सकता है कि किसी के पास 50 करोड़ का बंगला हो, लेकिन जेब में 5 लाख भी ना हो। एग्जैक्टली। वो बंगला बेचने में महीनों या साल लग सकते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने की तारीख कल है। सेलिब्रिटीज अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के चक्कर में इतना खर्च करते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी बचती नहीं। हम उनकी नेटवर्थ देखते हैं, उनका कैश फ्लो नहीं। और बिल तो कैश फ्लो से भरे जाते हैं, नेटवर्थ से नहीं। बिल्कुल। और जब ऐसे किसी फेमस इंसान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की खबर बाहर आती है, तो मामला सिर्फ कोर्ट में नहीं रहता, वो सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच जाता है। हाँ, और वो अदालत ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा। पुरानी खबरें हैं, पुराने केस, उन्हें आज की खबर बनाकर चलाया जाता है। 5 करोड़ का कर्ज कब 50 करोड़ का बन जाता है, पता ही नहीं चलता। और हेडलाइंस भी वैसी ही बनती हैं। बॉलीवुड का मशहूर कॉमेडियन कंगाल। सेंसेशनल हेडलाइंस। इसका मतलब ये है कि विश्वास करने से पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। शॉक वैल्यू के लिए खबरें बनाई जाती हैं। पिंग होती है। और दूसरी बात, शोहरत का मतलब फाइनेंशियल समझदारी नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आप एक्टिंग में जीनियस हो सकते हैं, क्रिकेट में भगवान हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको मनी मैनेजमेंट भी आता है। ये दोनों पूरी तरह से अलग स्किल्स हैं। बिल्कुल। माइक टायसन ने $300 मिलियन कमाए और दिवालिया हो गए। निकोलस केज 150 मिलियन। लिस्ट बहुत लंबी है। क्योंकि पैसा इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कितने प्रसिद्ध हैं, वो सिर्फ इस बात की परवाह करता है कि आप उसे संभालते कैसे हैं। फाइनेंशियल निरक्षरता, फाइनेंशियल इलिटरेसी सबसे बड़ा डेमोक्रेटाइजर है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अगर किसी को सिर्फ एक चीज याद रखनी हो जो उन्हें भविष्य में ऐसी मुश्किल से बचा सके, तो वो क्या होगी? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? हाँ, सबक बहुत सीधा है, लेकिन लोग इसे ही नजरअंदाज करते हैं। कर्ज लेने से पहले उसे चुकाने का प्लान होना चाहिए। और ये प्लान कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ये एक गणित होना चाहिए। एक स्ट्रेस टेस्टेड प्लान। स्ट्रेस टेस्टेड प्लान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका प्लान सिर्फ अच्छी सिचुएशन के लिए नहीं होना चाहिए। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि सबसे बुरी हालत में क्या होगा। हाँ, अगर मेरी इनकम 30% कम हो गई तो क्या मैं ईएमआई भर पाऊंगा? अगर मुझे 6 महीने तक कोई काम नहीं मिला तो मेरा प्लान काम करेगा? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो वो प्लान नहीं, वो एक जुआ है। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है सोचने का। हाँ। इसके अलावा और कौन सी कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमें सीखनी चाहिए? दूसरी और बहुत जरूरी बात, बिना सोचे समझे किसी भी गारंटी पर साइन न करें। गारंटर बनना। हाँ, लोग अक्सर दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में किसी के लोन के गारंटर बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। सबसे बड़ी। अगर आपके दोस्त ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक कानूनी तौर पर वो पैसा आपसे वसूलेगा। आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। मतलब आप किसी की मदद करने के चक्कर में खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप मदद नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। ये बहुत से लोग नहीं समझते। तीसरी बात क्या है? अपने बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को हमेशा अलग रखें। ये गलती छोटे बड़े हर तरह के बिजनेसमैन करते हैं। वो बिजनेस के खर्चे और घर के खर्चे एक ही अकाउंट से चलाते हैं।
जब बिजनेस में नुकसान होता है तो लेनदार उनके घर, उनकी गाड़ी, उनकी पर्सनल सेविंग्स सब पर क्लेम कर सकते हैं। एक अदृश्य दीवार होनी चाहिए दोनों के बीच। बिल्कुल। और आखिरी बात, जो कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के आपके जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में होना चाहिए। ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये बुरे वक्त के लिए है। आपका सेफ्टी नेट। बिल्कुल। अगर नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ये फंड आपको कर्ज लेने से बचाएगा। तो 4 सबक: प्लान को स्ट्रेस टेस्ट करो, गारंटर मत बनो, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस अलग रखो और इमरजेंसी फंड बनाओ। ये बातें सुनने में बहुत बेसिक लगती हैं, शायद इसीलिए लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मनी मैनेजमेंट रॉकेट साइंस नहीं है, ये अनुशासन का खेल है। और अनुशासन अक्सर बोरिंग होता है। लोग अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, जबकि असलियत ये है कि बर्बाद ना होना ही अमीर बनने का पहला कदम है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक विचार जो दिमाग में घूमता रहता है। वो विचार ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। ये हमें जिंदगी के उस पड़ाव पर सीखने को मिलती है जब हम इसका सबसे भारी नुकसान उठा चुके होते हैं। हम अपने बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं, मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ाते हैं, ये सब जरूरी है, लेकिन हम उन्हें बजटिंग, कंपाउंडिंग की ताकत और कर्ज के खतरों के बारे में नहीं सिखाते। और इसीलिए एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए वो ये है, क्या भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूल स्तर पर अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या बच्चों को पैसे की भाषा बचपन से ही नहीं सिखाई जानी चाहिए ताकि वो बड़े होकर ऐसी गलतियां ना करें जिनकी कीमत उनकी पूरी जिंदगी को चुकानी पड़ती है?